हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम निकाह में मेहर जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, और देना ज़रूरी है कि नहीं है, और इसमें इस्लामी पर्सपेक्टिव क्या है, और इसमें इंडियन कानूनों के तहत क्या पर्सपेक्टिव है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि इसके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, किस अमाउंट में दी जानी चाहिए और किस तरीके से दी जानी चाहिए, इस्लामी तरीके से भी और कानूनी पर्सपेक्टिव यानी कि लॉ के तरीके से भी, कानूनी दृष्टिकोण के तरीके से भी ये सब चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए और आपको लगे रिलेवेंट है। और कुछ भी चीज़ हो तो लीगल एडवाइस के लिए मैं बैठा हूँ, आपको कमेंट करके कुछ भी जो है आप पूछ सकते हैं। तो भैया कुछ पीपीटी लेकर आया हूँ, पीपीटी के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा। ओके, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो आई एम एडवोकेट आबिद मिर्ज़ा, LLB PG डिप्लोमा बिजनेस एंड कंपनी लॉज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि शादी के वक्त लड़कियों को जो मेहर दिया जाता है, क्या वो एक फॉर्मेलिटी है या इस्लाम में एक मैंडेटरी कानून है। ठीक है, तो इसको चलिए जानते हैं कि मेहर की असली हकीकत क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेहर होता क्या है। ठीक है, तो यानी कि पैसों से रिलेटेड जुड़ा हुआ एक आदेश है इस्लामी लॉ के तहत, जो कहता है कि बीवी को निकाह के बाद एक रकम, एक मुश्त रकम, अब वो रकम कितनी होगी वो हम आगे जानेंगे, एक मुश्त रकम वो जो है वो बीवी को उपहार के तौर में दे सकता है या उसको देने का वादा कर सकता है कि मैं इसको दूंगा, लेकिन देना जरूर है पूरी ज़िंदगी में एक बार। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस्लामी सोर्स के तहत देखते हैं कि मेहर है क्या। ठीक है, और किस जगह ये चीज़ मेंशन है। इस्लामी सोर्सेज के तहत देखेंगे, फिर हम देखेंगे लॉ के पर्सपेक्टिव नज़रिए से, यानी कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कैसे है। ठीक है, ये भी सोर्स देखेंगे। तो पहले हम इस्लामी सोर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो कुरान में सूरा अन-निसा के चैप्टर 4 सूरा 4 में ये चीज़ मेंशन है, और इसमें ये चीज़ कहा गया है कि और औरतों को उनका मेहर खुशी से दो, यानी कि दो। तो ये इससे पता चलता है कि ये एक ऑप्शनल नहीं है कि खुशी से दे दो। ठीक है, यहाँ से खुशी से दो यानी कि ये क्या है, एक मैंडेटरी जो है एक हुक्म है कि आपको मेहर देना ही है। ये इस्लामी सोर्स के तहत है, ये ऑप्शनल नहीं है। यानी कि इस चीज़ की ये नहीं है कि आप देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शनल नहीं है कि आप नहीं भी दें तो भी चल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मैंडेटरी है कि आपको वो रकम आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, शादी में कभी भी, यानी कि आपकी शादी हो गई, शादी के बाद ताउम्र उसकी मौत के बाद भी आप मेहर की रकम अदा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेहर देना कितना ज़रूरी है, तो इससे रिलेटेड भी हम एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। ठीक है, तो मेहर एक फ़र्द है, यानी कि अनिवार्य मैंडेटरी है। जैसे एक फ़र्द बोला जाता है अरेबिक में, और जैसे कि हम इंडिया उर्दू में से करीब फ़र्ज़ बोला जाता है। ठीक है, तो ये देना एक फ़र्ज़ है, अनिवार्य है, और बिना मेहर के निकाह तो वैध हो सकता है। यानी कि अगर मेहर नहीं दी है मैंने तो वैलिड तो है, लेकिन मेहर देना मजबूरी है, यानी कि अनिवार्य है। यानी कि मैं अभी शादी कर लूँ, ठीक है, और मैंने मेहर उसको नहीं दी, मैंने उसको एक प्रॉमिस दे दिया, मैंने पीछे दिखाया था ना कि वादा किया हो या भविष्य में देने का भविष्य में भुगतान करने का कोई वादा किया हो। ठीक है, तो वो भी चल जाता है, लेकिन पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं तो उसको देना है। ठीक है, और अगर वो ख़त्म हो जाती है, मान लीजिए कि शादी है उसकी 2 दिन बाद तो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी मेहर की रकम तब भी अदा की जाएगी। ओके, तो इस तरीके से पूरी लाइफ में कभी ना कभी उसको वो मेहर की रकम अदा कर देनी है। अब वो मेहर की रकम कितनी है वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप एक और सोच देखिए कि पैगंबर मोहम्मद ने भी मेहर को ज़रूरी बताया और ख़ुद भी अपनी बीवियों को मेहर दिया। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब ने मेहर को बहुत ही मैंडेटरी बताया और साथ ही साथ अपनी जितनी भी बीवियाँ थी उनकी, उन सबको मेहर अदा किया था। ठीक है, तो इसीलिए भी ये एक मॉनेटरी ऑब्लिगेशन है, ये एक अनिवार्य है इस्लामिक पर्सपेक्टिव के तहत। अब हम बात करते हैं कानूनी पर्सपेक्टिव के तहत। तो अब हम बात करेंगे कि इंडियन लॉ पर्सपेक्टिव के तहत क्या है, और इससे रिलेटेड मैं कुछ जजमेंट भी दिखाऊंगा जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उस तरीके से इस चीज़ को मानना है। ठीक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मेहर अनिवार्य है। ठीक है, मुस्लिमों का एक पर्सनल लॉ है, यानी कि अलग से अधिनियम है मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, शादी से रिलेटेड हिंदू के अलग है, मुस्लिम्स के अलग है। ठीक है, तो हिंदूज़ में कौन आते हैं, सिख जैन, सिख हो गए, जैन हो गए, हिंदू हो गए। तो ये हिंदू लॉ के तहत इनके जितनी भी शादी होती हैं वो रेगुलेट होते हैं, और मुस्लिम, ईसाई, फारसी ये जो होते हैं इनके अलग अलग लॉ हैं। ठीक है, तो इनके लिए कौन सा है, जैसे मुस्लिमों के लिए कौन सा है, मुस्लिम लॉ एक्ट। ठीक है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट। ठीक है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो इस तरीके से मुस्लिमों के बने हुए हैं। ओके, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मेहर अनिवार्य है। और निकाह नामा जब शादी होती है तो शादी के टाइम पति पत्नी बैठे होते हैं। ठीक है, तो पति से एक फॉर्म होते हैं जो भी उनके बीच में निकाह पढ़ा रहे होते हैं, वो फॉर्म में उसका नाम, वल्दियत, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें लिखवाते हैं, और उसमें निकाह नामा में मेहर की रकम भी लिखी जाती है।
ठीक है, ये एक मैंडेटरी कर दिया है, पहले नहीं होता था, ठीक है, यानी कि पहले बोल के करते थे, ठीक है, लेकिन इस्लामी दृष्टिकोण से तो ये मैंडेटरी है। ओके, तो निकाह नामा में ये जो है मेहर का जिक्र कर दिया जाता है, वहाँ लिख दिया जाता है उस चीज़ में, और फिर पूछा जाता है कि क्या आपको निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल करता है, तो फिर उसके बाद उसके साइन हो जाते हैं, तो वो इसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसमें मेहर की रकम लिख दी जाती है, ठीक है। अगर मान लो कि मेहर की रकम उसमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी गई है तो उसे मेहर मिस्ल लागू होगा उसके ऊपर। तो मेहर मिस्ल की बात करते हैं कि मेहर मिस्ल क्या होता है। तो अगर जैसे कि निकाह नामा में अगर मेहर उसमें स्पेसिफाई नहीं है तब मेहर मिस्ल लागू हो जाता है। तो मेहर मिस्ल क्या होता है कि तो औरत को उसकी शान, हैसियत और परिवार के हिसाब से जो मेहर मिलता है वही उस औरत को भी मिलना चाहिए। ये मेहर अदालत या बुजुर्ग फैसला करते हैं इसके आधार पर। मान लीजिए कि कोई, मैं इसका एक एग्जांपल भी इसके एंड में आपको दिखाऊंगा कि इसमें मेहर मिस्ल में किस तरीके से है, तो ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो औरत का सामाजिक दर्जा क्या है, ठीक है, माँ बाप का स्टेटस क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका हुनर क्या है, उसके घर की औरतें, बहन, चचेरी बहन, मौसी को जितना मेहर मिला था वो क्या है। तो उसके तहत पर जो बड़े बुजुर्ग हैं या कोर्ट है वो उस मेहर मिस्ल को लागू करती है, ठीक है, उसके तहत जो है मेहर दिलवाती है। अब हम थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि रेहाना की शादी हुई लेकिन निकाह के वक्त उसकी मेहर स्पेसिफाई नहीं की गई थी इसमें निकाह नामा में, यानी कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसमें उसकी मेहर नहीं लिखी गई थी। बाद में तलाक हो गया, अब मेहर तो भैया उसमें है नहीं और ना उसने कोई स्पेसिफाई अमाउंट दिया, ठीक है। अब रेहाना अपनी मेहर की मांग कर रही है, तो क्या होगा कि कोर्ट देखता है, ठीक है। अब कोर्ट में जाएंगे या बड़े बुजुर्ग, यही दो तय करते हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग बैठ के तय कर लें या कोर्ट तय कर ले। तो कोर्ट में जो है, कोर्ट में जाएगा मामला। तो कोर्ट क्या करेगा कि रेहाना की बहन को कितने मिले थे, ठीक है, पहले उनके देखेंगे उनके घर वालों को कितनी मेहर मिली थी, क्योंकि मेहर की जो रकम अदायगी होती है, ठीक है, वो लड़के और लड़की दोनों पक्षों की रजामंदी से जो है उसमें स्पेसिफाई की जाती है। ओके, तो रेहाना की बहन को कितने मिले थे, 1 लाख मिले थे भाई मेहर में, ठीक है। तो 1 लाख के तय से, 1 लाख के हिसाब से भी उसकी मेहर तय हो सकती है, ठीक है। रेहाना की शिक्षा, बैकग्राउंड और स्टेटस क्या है, ठीक है, मान लीजिए कि भाई उसका जो उठना बैठना है तो वो तरीके वाले लोगों में, ठीक है, तो उसके हिसाब से होगी उसकी, ठीक है, जितने की वो मेहर की मांग करे, ठीक है। तो कोर्ट फैसला करेगा कि रेहाना को भी मेहर मिसल के रूप में 1 लाख रुपए मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेहर तय होती है। तो मेहर मिसल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या निकाह नामा में अगर मेहर स्पेसिफाई नहीं की गई है तो मेहर मिसल लागू हो जाएगा, जिसको कोर्ट आपको दिलवाएगा या बड़े बुजुर्ग बैठ के तय कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेहर मिसल लागू कब होता है, जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम ना हो, ठीक है, निकाह के वक्त जो है मेहर का फैसला ना हुआ, यानी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो। दूसरा है औरत ने मेहर की डिमांड कर दी हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, निकाह हो चुका हो या तलाक के बाद भी मांग की जा रही हो। अब मेहर कितना होना चाहिए ये चीज़ के डिसाइड करते हैं। तो इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। वो लड़की पक्ष और लड़के पक्ष आपस में बैठ कर तय करते हैं कि कितनी मान ली जाए, 10,000, 20,000, 25,000, 21,000, 51,000, 50,000, 1 लाख। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज़्यादा नहीं जाती। अगर कोई करोड़पति है तो वो 10-12 लाख की बांध लें, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में जो है वो मेहर की रकम इतनी ही बांधते ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि लड़के पे भी बोझ ना पड़े उस चीज़ को गिफ्ट देने में या उससे बारह किया गया। और ये भी निर्भर करता है कि पति की आर्थिक क्षमता क्या है। मान लीजिए कि पति कमाता है 25,000 और मेहर की रकम लिख दी 10 लाख, तो ये भी चीज़ नहीं होगी, तो वो चीज़ों को देखा जाएगा। तो उस चीज़ को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, ठीक है, हस्बैंड, अगर इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। तो मेहर अदायगी भी जो है चीज़ों पर निर्भर करती है कि पति आर्थिक क्षमता क्या है, पत्नी की सामाजिक स्थिति क्या है, ठीक है, कि पत्नी जो है अच्छा खासा बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका जो मेहर है वो तय कर लेंगे। प्रथा और पारिवारिक परंपरा क्या है, ठीक है, यानी कि उनकी बहनों में, यानी कि लड़की की बहनों की क्या चली आ रही है मेहर, ठीक है, उनके ख़ानदानों में क्या मेहर चली आ रही है, तो उसी हिसाब से जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो लिख दी जाती है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं मेहर के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों मेहर के प्रकार की बात करते हैं। तो पहला होता है प्रॉम्प्ट मेहर, यानी कि संकेत मेहर और मुअज्जल, ठीक है। अरेबिक में मुअज्जल बोलते हैं, हिंदी में संकेत मेहर बोलते हैं और इंग्लिश में प्रॉम्प्ट मेहर। अब इसका मतलब क्या है कि अब मान लीजिए वेडिंग सेरेमनी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जब जो वेडिंग नाइट है, ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ जो है साथ में बैठे होंगे, तो उसको एक गिफ्ट के तौर पे जैसे सोने की अंगूठी दे दी या कोई उसके मेहर की रकम जैसे 50,000 1 लाख रुपए की होगी, तो 50,000 1 लाख रुपए का कोई गिफ्ट दे दिया। तो इस तरीके से निकाह के वक्त तुरंत बाद दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक जो है मेहर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। या फिर आगे भी हम मतलब ये चीज़ देते वक्त उसको स्पेसिफाई जरूर किया जाएगा, यानी कि अगर जब आप मेहर दे रहे हैं तो उसको बताइए कि ये मेहर का पैसा है,
आप अपनी गिफ्ट के तौर पे दे रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन जब आप मेहर की रकम चुका रहे हो तो उस चीज़ को स्पेसिफाई उनके कानों में आवाज़ आनी चाहिए कि ये मेहर का पैसा है, ठीक है, यानी कि ये मेहर के तहत मैं आपको आपकी मेहर लौटा रहा हूँ, ठीक है, जितनी आपकी बनती है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट मेहर है। दूसरा क्या है कि बाद में दिया जाता है तलाक या मौत पर। जैसे मान लीजिए कि डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स होने के बाद जो है उन्हें मेहर नहीं दी तो कोर्ट में जाके वो मेहर ले लेगी, ठीक है। दूसरा है कि मौत हो जाए तब क्या है, तो मौत अगर हो गई तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मान लीजिए जो फादर्स हैं और बहनें हैं, वो उसकी मेहर की रकम जो है वो ले सकते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, मुवज्जल या डिफर्ड मेहर या स्थगित मेहर। ओके, चलिए मेहर के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि क्या निकाह मेहर के बिना हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, एकदम लीगल है, कोई उसमें कोड नहीं है, लेकिन पूरी लाइफ में मरने तक आप जो है उसकी मेहर उसको लौटा देंगे, यानी कि उसका जो किया हुआ वादा है वो पूरा करेंगे, ठीक है, मॉनेटरी ऑब्लिगेशन के तहत उसको दिया हुआ पैसा जितना आपने मेहर तय किया है उसके तहत आप उसको जो है मेहर चुकाएंगे पूरी लाइफ में। शादी आप कर सकते हैं लेकिन मेहर चुकाना वो मैंडेटरी है। अब बात करते हैं मेहर नहीं दिया तो क्या होगा। अगर पत्नी को मेहर नहीं दिया गया तो पत्नी जो है वो सूट फाइल कर देगी आपके खिलाफ, तो कोर्ट में सूट फाइल करके मेहर ले लेगी, या शादी के दौरान या तलाक के बाद, ठीक है। तलाक के बाद भी अगर मेहर नहीं दिया गया तो पत्नी के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाकर अपनी मेहर का अधिकार जो है मेहर को लेने की मांग कर सकती है। ओके, तो ये मेहर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि आमिर ने निकाह के वक्त सलमा को 1 लाख मेहर का वादा किया था, ठीक है, लेकिन अब तक नहीं दिया, ठीक है। तो सलमा कोर्ट में केस करती है और मेहर का पूरा पैसा कानूनी तौर पर वसूल सकती है, चाहे वो तलाक हो चुका हो या नहीं हो, यानी कि तलाक नहीं हुआ है, वो उसकी वाइफ तब भी है और वो चाह रही है कि मुझे जो है मेहर का पैसा मिले, तो वो जाके कोर्ट में क्लेम कर सकती है बिना तलाक लिए भी। ओके, तो वो मेहर मैंडेटरी है और कोर्ट में जाके वो क्लेम कर सकती है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं कि रेहाना के निकाह के वक्त मेहर का फैसला नहीं किया गया, मेहर का, ठीक है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मेहर का फैसला नहीं किया गया, यानी उसमें नहीं लिखा गया, लेकिन उसके घर की औरतों को आमतौर पर 50,000 दिया जाता था। रेहाना की बहन का जो हुआ था निकाह हुआ था मान लीजिए, या उसके ख़ानदान में किसी का हुआ हो उसमें 50,000 हो, तो रेहाना को मेहर मिसल के तौर पर 50,000 का दावा कर सकती है। उतना ही मिलेगा जैसे मेहर मिसल के तौर पर भी कोर्ट तय करेगी, मेहर मिसल के तौर पर भी बुजुर्ग भी तय कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली के। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो अब्दुल कादिर बनाम सलीमा 1886 का केस है। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि मेहर मुस्लिम विवाह का एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि देना मैंडेटरी है। ओके, दूसरा जो है हमीरा बीवी बनाम जुबैदा बीवी 1916 का है, जिसमें एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन का है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं बताया मेहर को। तो ये दोनों दोस्तों थोड़े पुराने हैं, ठीक है, नए जजमेंटों में इन चीज़ों की बात नहीं होती। जनरली फॉर्मली मेहर से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो सुलझ जाते हैं, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कोर्ट में मेहर के जो मुद्दे हैं वो नहीं आते, और ये पुराने हैं जिसमें जो तय कर दिया गया था पहले, तो उसी से रिलेटेड ये 2 जजमेंट है। ओके, तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी लीगल एडवाइस रिलेटेड टू मेहर या किसी से भी रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बिना हिचके। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं कि मेहर सिर्फ एक उपहार नहीं, एक बीवी का हक है जिसे शौहर पर अल्लाह और भारतीय कानून दोनों ने फ़र्ज़ किया है। हर मुस्लिम शादी में मेहर की अहमियत को समझना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए sayonara एंड बाय।